कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। अनिल भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी। अनिल भाई कि मैं लाल पीले हो रहे हो कि मैं टम्पू देखने लग रहा था, टम्पू में तो कुछ तार रहे थे आप। अच्छा, बस लाल पीले तो के थे। अनिल भाई आप जाना है जे दूध पीना है, डांगर तो रखना पड़ेगा। पशु भी दुधारू पशु भी एक अच्छी नस्ल का न्यू कहो ना कि भाई नया पशु लेकर आए थे, और उसमें भी न्यू था कि भाई ये पशु ले आए हैं, तो न्यू था गाय भी है भाई, भैंसा भी है, तो उसमें न्यू देख रहे थे कि भाई चलो ये सारी की सारी प्लेटी हो रही है, तो कोई ताजी ब्याई भी हो जाए, फिर उसमें डंगर क्या रख रहे हो? हाँ डंगर तो हो रहे हैं 4-5 हो जाए डंगर, तो उसमें देख रहे हैं। चलो। और उनमें तो पर में प्लेटी हो रही थी। अच्छा। बारी बारी सीरी में ब्यात के दोहरे लग रही थी, फिर मैं बच जाएंगी, फिर न्यू तो कोई तो चाहिए था, या फिर दूध मोल लेना पड़ता। आप दूध के बहुत लाडू हो, सांझ ना आपने बढ़ते है ना एक बड़ा गिलास दूध का चाहिए, पर वो तो जल्दी चाहिएगा जे दुधारू पशु होंगे और उनकी सेवा बड़ी अच्छी होगी। और फिर अनिल भाई दुधारू पशु भी जब लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख के मैं कहने वाला हो रहा था, मैं कहा भाई वीरेंद्र भाई आज तो बात इसी पे कर लिया, क्योंकि भाई भी जो है सुनने ला रहे हैं। और तो फिर आज न्यू बताओ कि मान लो आप तो नया पशु लेकर आए जी, तो जब नया पशु लेकर आओ तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का अनिल भाई? पहली बात तो यह है कि अपनी जरूरत कैसी है। अच्छा। एक तो घर खातर चाहिए दूध पीना, एक न्यू है भाई डेयरी करनी, एक न्यू है कि भाई घर भी चलाना है काम, और चल भाई थोड़ा बहुत बेच भी दिया, अपना काम भी चलेगा। तो दोनों काम करने के लिए तो फिर अच्छी नस्ल का पशु तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और जब अच्छी नस्ल के पशु की बात आवे फिर हमने न्यू भी देखना भाई गां रखनी है या भैंस रखनी है। तो जिस तरह भैंस लिया हुआ है और वो देख रहे हैं, तो उसमें न्यू ही आ जाए कि कौन सी नस्ल आ जाए, गां की या भैंस की देखी जाए। तो भैंसा में सबसे बढ़िया तो मुर्रा नस्ल है। और जो मुर्रा नस्ल है ना वीरेंद्र भाई जी, आपने एक और बात बताऊं, यह विदेशों में भी जो है प्रसिद्ध, सही कह रहे हैं, प्रसिद्ध हो रही जब भी हो रही है ना कि एक अच्छी नस्ल का पशु है और दुधारू पशु है, और देखने में भी अच्छा सुंदर हष्ट पुष्ट है, और दूध में भी अच्छी है। और फिर आगे जो उसकी नस्लें चले हैं वे भी बेहतर मिल जाए, चाहे वो कटड़ी के रूप में मिल रही हैं चाहे कटड़े के रूप में मिल रही हैं, तो इसका ध्यान रखें। वीरेंद्र भाई जी, यह तो करी हमने मैच की बात जी, बड़ा गां के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लिया। गां की बात भी आ जा तो उसमें न्यू आ जा गाय में कि ज्यादा दूध देने वाली नस्ल में देखो, अपनी जो हरियाणा नस्ल की देसी गाय थी उसकी तो कोई रीस नहीं। बिल्कुल। क्यों बोला? क्योंकि पुरानी और देसी और जांची और परखी हुई जो हमारे पूर्वजा की थी ना, बुजुर्ग की, वह नस्ल ही आई थी। यानी कि गिर नस्ल, गिर कह लो, हरियाणा देसी नस्ल कह लो, साहिवाल कह ले हैं उसमें जो कई आ जाती, और लाल सिंधी आ जा है। तो ये नस्लें जो है ऐसी थी जो कि अच्छे दूध उत्पादन करें थी, कम देख रेख में भी, और एक तरह से मौसम की जो परिस्थितियां थी अपने देश की उसके अनुसार ये रह जाती। यानी कि गर्मी सर्दी का मतलब इतना कोई वो नहीं था। हाँ यह भी था। तो एक बात बताओ आप, हम जो है कई बार आप देखने आ रहे हो कि कई घरों में जो है देसी नस्ल की बजाय जो विदेशी नस्ल है, हाँ वे भी वो संकर नस्ल की आ गई है। उसमें ओस्टन फ्रीजन है, जर्सी है, तो यार हैं कई तरह के इस तरह जुड़ते जा रहे हैं। आप इन्हों देखो कि भाई उनके ऊपर पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए हैं, और उन मतलब वातावरण जो है उस अनुसार
अनुसार जो उसी अनुसार चलना पड़े तो उसका चाहिएगा, वो तो जाहिर है जब विदेश की होगी, उनके देश का उनका वातावरण था, हमारे देश का हमारा वातावरण था। गर्मी के अंदर आप देखो कि उस नस्ल की जो ना मतलब हाफ जाए इतनी तो गर्मी, फिर तभी तो उन पर पंखे लाने पड़े, कूलर, और फिर साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना पड़े, क्योंकि कई पशुओं में देखा जाए चिचड़ी वगैरह ज्यादा लग जाए तो ये भी ध्यान रखना है कि किस में कम लग रही है। तो ऐसे में तो जो हमारी देसी नस्ल है उनमें कम असर देखा गया है उसका परजीवियों का, और जो संकर नस्ल है उसमें थोड़ा ज्यादा देखा गया, पर उसी हिसाब से उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। और उसके अनुसार जो भाई शौकीन है कि भी चलो हमने संकर नस्ल के पशु चाहिए, तो वो जो अपने देसी नस्ल के पशु हैं उनके साथ भी क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, पशु वैज्ञानिक है वे इस पर काम कर रहे हैं, वो भी उत्तम नस्ल तैयार करने में पूरा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो गाय की है चाहे मैसा की है। ये मैसा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह मुर्रा नस्ल है तो बेहतर नस्ल तैयार हो रही है, उसके साथ साथ नीली रावी भी आ जाए, उसमें देखी जा रही है, सुरती भैंस भी आ रही है जी, जाफराबादी आ जाए जो गुजरात महाराष्ट्र तरफ के पशु आ जाए, तो उनके साथ जैसा परिवर्तन होगा, जैसे पशु वैज्ञानिक चाह रहे हैं, जिस परिस्थितियों के अनुसार चाह रहे हैं, वो न्यू लगा लो कि राज्य के हिसाब से भी उन राज्यों की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रजनन कर रहे हैं, और उनसे जो है अच्छा दूध उत्पादन हो रहा है और नई नस्ल के पशु भी तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ये भी देखा जाए। इसके साथ साथ एक चीज़ और आ जाए, क्या वह आ जा है कि पशु की आयु क्या। एक तो न्यू हो के 5-7 ब्याह हो रहे हैं, तो देखो कोई तो सीमा हो है पशु की भी, क्या ब्याह देने हैं क्या नहीं देने, तो उसी अनुसार शारीरिक क्षमता के अनुसार ही वो दूध देगा। बडेरा पशु कम देगा, शारीरिक देख रेख भी ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, पहला हो या दूसरा या तीसरा ब्याह तो चल जाए उसमें, तो उसी अनुसार या जैसा हमने जिक्र कराया था कि अपनी जरूरत के अनुसार है तो हमने वो देखना पड़ेगा। और जरूरत के अनुसार ही वीरेंद्र भाई उनको फिर चारा रहे, दाना रहे, न्यार फूस रहे, सारा सब कुछ करना पड़ जाए। तो उसी अनुसार जो हम बात देख रहे थे कि भी कहाँ कहाँ हमने पशुओं का चयन करना है, और उसके अनुसार हमने देखना है कि कब और किस अनुसार हम चयन करें, क्योंकि पशुओं की उम्र का अनुमान जो है ना जब लगावेंगे तभी तो हम खरीदेंगे। सर जब हम बात देखें अनिल भाई, तो यह जो चल रहा है कि किस तरह से हम उसका चयन कर सकते हैं, ये इसके ऊपर हमने ध्यान देना पड़ेगा। और पशुओं की उम्र का अनुमान जो है उनके चुनाव पे, खरीदने बेचने और उनके प्रबंधन में भी बहुत असर पड़ेगा। तो इसी तरह जो अनिल भाई देखें, जैसे जैसे पशुओं की उम्र बढ़े है तो उसकी कीमत भी प्रभावित है, और एक पशुपालक ने अपने पशुओं की सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखते हुए जो है तब आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं या नए पशु भी लेने जा रहे हैं। और जब नया पशु कोई बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है तो उसके पास रिकॉर्ड है, तो उसके आधार पर सही रिकॉर्ड से उसकी सही जानकारी पशु की मिल जाएगी कि वो पशु जो है कितना दूध दे रहा है, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था या उसकी नानी ने दूध कितना दिया था, और किस जाति की प्रजाति के जो वो आ रहे हैं पशु, उस तरह से ये देखा जा है कि कहाँ कहाँ से कि उस पशुओं के जो रिकॉर्ड है वो हमने देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। और इसी तरह से देखा जाए अनिल भाई कि बात यह आ जाए भाई पशु की उम्र का किस तरह पता लगे। भाई कहीं तो जो है आज के दौर में रिकॉर्ड रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि कार्ड बना ले हैं कि भी इस दिन पैदा होया था पशु यो, और इस दिन इतने दिन का हो गया, और इस दिन यो जब होया और इतने दिन में ब्याह होगा। तो ये भी चीज़ रख रखी है तो उसने खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र भाई ये तो बात हम जो है ना उसकी आयु के ऊपर बात हो गई। और अब उनके सींग सांगा के जुगाड़ रहे हैं। हाँ, सींग से यही तो रहे ना कि भी सींग बड़े हैं, छोटे हैं, छल्लेदार हैं, कैसे हैं, तो इसको देख के भी आयु का पता लग जाएगा। अच्छा। जब खरीदने जा रहे हैं। और पशुओं के सींग के छल्ले भी जो है आयु लगाने बट आयु का अनुमान लगाने में बड़ा भारी सहायक है। तो और जो भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भाई वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप किसी नए पशु को लेने जा रहे हैं तो उसके सींग जो है, सींगों के अनुसार ही जब आप देखोगे तो उसकी उम्र का जो है वो पता लग जाएगा। हाँ, और अनिल भाई जब सींग देखेंगे ना भैंस में तो ये देखा गया जो पहला छल्ला सींग का बनेगा ना जड़ के पास से, वो आमतौर पर 2 साल की आयु में जो है घूमना शुरू करते हैं, घुमावदार। ये आपने और इसके बाद हर साल जो है एक छल्ला उसमें जुड़ता जाएगा। अच्छा, तो उससे एक अंदाजा सा लग जाएगा देख के भाई इसमें 2 छल्ले हो गए, 3 हो गए, भाई 2 दूनी 4 हो गए, 4 साल का पशु हो गया या 6 साल का पशु हो गया, कितने होंगे उस हिसाब से अंदाजा लग जाए। तो इससे जो है भैंसों की आयु का अनुमान लग जाए। परंतु इसके साथ साथ ये भी देख लें कि जब भैंस की आयु 5 साल की हो रही है
तो पहले 3 छल्ले कई बार नहीं भी दिखते, और 8 साल के बाद कोई भी छल्ला नहीं दिखता। तो इसीलिए थोड़ा सा लचीलापन भी उसकी तरफ देखना पड़ा है। तो उसमें पशु के दांतों को देख के भी अनुमान मैं कहने वाला कहते हैं ना कि 2 दांत हो गया, 4 दांत हो गया, दांत भर गई, या उसके दांत नहीं हो तो भी ये तो खीरा ही भी उसमें कहते हैं। तो उसने देख के भी उसमें लग जा है, यानी कि दांदा का भी हिसाब किताब हमने उसमें रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देख लेना, इसमें 4 प्रकार के दांतों है पशु के, कर्तनी दांत, शवदंत और अग्रदाढ़ और दाढ़। अच्छा हाँ, और जब भैंस में जो है ये शवदंत किसी भी जबड़े में नहीं होंगे, इनके ऊपरी जबड़े में कर्तनी दांत भी नहीं होंगे, और कर्तनी दांतों की जगह पे देखकर डेंटल पैड पाया जाएगा। तो इस तरह से उंगली देखनी हाँ, थोड़ा सा देख लें, उसका होठ नीचे न करके उसमें जो अनुभवी पशुपालक भाई हैं वो एकदम देख के अंदाजा लगा लें कि भाई कितने दांत हो गया है हो, तो उसके अनुसार जो है उनको खरीदना शुरू कर दिया। दांत घिस रहे हैं, क्योंकि ये देखा है कि कई बार 6 से 7 साल की उम्र में या 7 से 8 साल की उम्र में थोड़े अगले कर्तनी दांत ज्यादा घसते हैं, तो उससे भी अंदाजा लग जाए। ओ वीरेंद्र भाई, एक बात याद आ गई, एक मैच जुगाड़ कर रहे थी जी, एक बालक आ गया, भाज का गया घर में। अच्छा, घर में जाते अनु कहा देखो देखो भैंस है ना वो टूथपेस्ट कर रही है। अच्छा, वो जुगाड़ कर रही थी, वो जुगाड़ कर रही थी। ठीक ठीक। तो वीरेंद्र भाई ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो पशु हैं, जो पशुपालक भाई हैं, जो नया पशु जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें कि भाई दांत भी जैसे कि जिक्र करे वीरेंद्र भाई ने, और जो छल्ले हैं जी। और एक और बात है अनिल भाई, एक बात का और ध्यान रखें, पशु स्वस्थ हो, हाँ तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी रोग ना हो, और दूसरा चारों थन चलते हो। और जो स्वस्थ पशु होगा ना वीरेंद्र भाई, उसकी जो त्वचा होगी ना, जो ऊपर वाली चमड़ी, वो चमकती पाओगी उसकी। और एक दूसरा और है अनिल भाई, थोड़े शांत स्वभाव का भी हो। हाँ, नहीं मारनी, दूध लेना है, और नहीं तो कह दे रहे दूध वाली लात भी खानी पड़ा है, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं, लात ही खाने पे रह जा और कुछ मना। और एक और है वीरेंद्र भाई, जब कई बार दूध नहीं देंदी और उसका बांध का नाना बांध के, और एक जना आगे खड़ा होगा, उसको लट लेगा, उन्हें डरावेगा, कई तो पाट भी दे, तो ऐसी नौबती ना हो भाई। शांत स्वभाव का पशु हो, उसके पता लग जाए, अंदाजा लग जाए, और देखा परख्या हो, यदि जांची हुई जगह से है पशु ले रखा है, तो उस जैसी बात नहीं। और किसी तरह का रोग जो है पशु में ना हो, क्योंकि नहीं फिर हर एक यूँ भी हो जाए, पशु चाव से अपना पौष्टिक चारा खांदा हो, कहीं जो है रिंज के खावा नहीं। और दूसरी बात, दूध जो है 2-3 टाइम का देखना। हाँ, न्यू ना हो एक बार देख लिया भाई इसमें तो 15 किलो दूध दे रहा है, मन 2 दिन का रोक रखा हो, पशु भी तंग कर रखा हो, तो 3-4 टाइम का दूध अपने हाथ से निकाल के देखा, धार अच्छी आ रही है, सीधी आ रही है, फुहारा नहीं मार दी है, कोई रुकावट नहीं है, और जितना दूध जो मालिक ने कहा था जिस पे से ले रहे हैं उतना ही उनको जो है मिल रहा है। और 19-20 का कोई फर्क हो तो अलग बात, नहीं तो फिर वो उसी अनुसार पशु को खरीदें और तब जाकर ले। और ये ना हो कि भाई जो जहाँ से हम जिस से भी पशु खरीद रहे हैं कभी वो टिक्का ना लगा दे। हाँ, यह भी बात है, इस तरह की भी जांच रहे भाई जो है ना, बेहतर रहेगा कि उसके नीचे कटड़ू बछड़ू हो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, तो उससे अंदाजा लग जाए, और ताजी ब्याई हो, ज़्यादा पुराना ब्याया हो भी ना हो, क्योंकि लंबे समय तक जो है उससे दूध लेना है, जिससे कि ज़्यादा फायदा हमारे पशुपालक भाई जो हैं उससे उठा सके हैं। और वैसे तो अनुभवी पशुपालक भाई जो हैं इन सब बातों का ध्यान रखें, पर कई बार नए जो आ जाए पशुपालन करने लग रहे हैं, नए किसान भी, नए पशुपालक भाई भी नए व्यवसाय में, डेयरी व्यवसाय में जुड़ने लग रहे हैं, तो उनको किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो इन बातों का थोड़ा मोटा सा ध्यान रख के चलेंगे, और तो एक जाहिर है एक अच्छा पशुधन वो अपने घर में ले आएंगे। और ये भी हो सके कि एक प्रशिक्षण जो है वो जरूर, एक प्रशिक्षण भी ले लें नजदीकी। वैसे तो एक बात है वीरेंद्र भाई, जो भाई जो है मतलब पुराना जो पीछे से ही पशु पालते आ रहे हैं, तो भाई उनने तो कोई दिक्कत आती नहीं। हाँ, क्योंकि वो अनुभव हो जाए उनका, फिर भी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई नया अगर इस व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो वो एक बार जो है प्रशिक्षण जो है वो प्रशिक्षण जरूर ले लें, नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह भी ले लें कि भाई मैं पशु लेने जा रहा हूँ, क्या किन बातों का ध्यान रखें, तो उस तरह से जैसी जानकारी हो देंगे उसके अनुसार जो है वो पशुओं को खरीद के अपनी पशुशाला में ले सके और उससे ज्यादा फायदा ले सके। वीरेंद्र भाई जी, एक रागनी सुनवा दे जरूर है, क्योंकि भाई भी बात देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, वो धर्म का खाता करके, और रैयत बन के शर्माऊं सू मैं बाप का नाता करके।
राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके और खलक के रचने वाला ईश्वर वो सबका खालिक होश है उसते नीचे पर जाके ऊपर राज का पालक होश है राजा ने अख्तियार हुक्म का जो जिसके मुतालिक होश है फिर राज के कुल से न्यारी प्रजा वो सबका मालिक होश है राज के कुल से न्यारी प्रजा सबका मालिक होश है जस कमल की जड़ पानी में फल से और ऊपर पता करके रैयत बने के शर्माऊं सू बाप का नाता करके राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बने के शर्माऊं सू बाप का नाता करके जती मोरी और सती मोरनी ये चाली बुलबुल होश है जत्रिया भी इस ढंग चले तना दुनिया में जुल होश है और सबसे बड़ी तपस्या करके राजों का कुल होश है राजा के लेके सारी प्रजा बेटी के तुल होश है राजा के लेके सारी प्रजा बेटी के तुल होश है फिर राजा पिता समझना चाहिए रानी माता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके राम बराबर समझना चाहिए राज करनिया जोश है मसील स्त्री भगत कृष्ण की नहीं जगर में दोष है और राज धर्म का दंड देने ने चोर जार की टोस है प्रजा के लेके राज करनिया बाप बराबर होश है प्रजा के लेके राज करनिया बाप बराबर होश है अक्षत्री छाया करे जगत की धर्म का छता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बन के शर्माऊं सू बाप का नाता करके अट्ठाईस नरक व्यास नवर ने शरद शरद मिला के कह लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के गैर पुरुष और गैर स्त्री देखो इश्क कुमा के वही तस्वीर मिले। तो वीरेंद्र भाई जी अनिल भाई ये रागनी हमने सुनी उमेद हसन और साथियों की आवाज में। बिल्कुल सही करें। और अब जो है मौसम के कह रहा वाला जहाँ तक बात सही कह रहे हैं ठंड तो पूरी पड़ रही है
अनिल भाई तापमान में जो है धीरे धीरे क्या तो तेजी से गिरावट आ रही है। तेजी से गिरावट। और आज का जो अधिकतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 3 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जी। और हवा की गति आज जो है 8.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल भी जो है कहीं कहीं पे जो है हल्की धुंध छाई रहने की संभावना हुस्क है जी। और जहाँ तक मौसम तो आपने बता दिया, कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लो। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है अनिल भाई, तो कल चर्चा का विषय रहेगा सरसों फसल की कीटों से रक्षा। आज की नसीहत के तहत चर्चा का विषय रहेगा मोटे अनाज का महत्व। और एक जानकारी भी देंगे अनिल भाई, प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 10 परणी अर्क द्वारा जो दवाई है रस चूसक कीट नियंत्रण, यानी कि कल ये कार्यक्रम होगा। हाँ, और ये अनिल भाई जो आज की हमारी जानकारी है वह है IYOM 2023 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत जो है मोटा अनाज उत्पादन में राज्यों की क्या भूमिका है इसके। तो वीरेंद्र भाई जी अनिल भाई, बाजरे का आप जिक्र कर रहे हो जी। और 2023 में जो है बाजरा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय, हाँ ये देखा जा रहा है कि ये जो अनाज है ना ये परंपरागत अनाज थे अनिल भाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है पहले ज़्यादा इस्तेमाल करे थे। पर समय के साथ साथ जो नए अनाज आए, गेहूं धान की नई किस्में आई या और चीज़ें जुड़ती चली गई तो ये थोड़े से पीछे भी रह गए। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनके पौष्टिकता के महत्व को बनाए रखने के लिए और तंदुरुस्ती अच्छी बरकरार रहे स्वास्थ्य में, तो इसके लिए जो है प्रयास किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए तो आप बाजरा कूटने लग रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज दिखे खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी बनेगी और इसके साथ इससे कुछ बना लो, खिचड़ी भी बना लो चाहे खीर भी बना लो। खीर भी बना लो। हाँ, लोग न्यू कहते हैं भाई खीर बाजरे की, हाँ क्यों नहीं, खीर भी इसकी उतनी उसी तरह पौष्टिक बनाए जिस बस ज्यादा वो ना करो, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये देखा गया है ये और बाजरा जो है अनिल भाई 131 देशों में उगाया जा है। अच्छा। और न्यू कहते हैं कि यो एशिया और अफ्रीका में तो 59 करोड़ लोगों के लिए बाजरा जो है पारंपरिक भोजन माना जाए जी। और बाजरे में भी कई तरह का बाजरा हो जाए, जिस तरह एक तो बाजरे की आप बात ही कर रहे हैं, और इसके अलावा ज्वार के रूप में भी रागी और कंगनी, कोदो बाजरा, छोटा बाजरा है जी, प्रोसो बाजरा, बर्नार्ड बाजरा, ब्राउन टॉप बाजरा, टेफ बाजरा और इस तरह से कई तरह का बाजरा जो है आप इस्तेमाल कर सके हैं। ये भी इसमें बात आवा हमारे राज्यों की। हमारे तो देश में अनिल भाई बहुत राज्य में जो है इसका उत्पादन हुआ था जी। और अच्छा खासा उत्पादन होता रहा। तो उसमें जो है आप देख रहे हैं कि हर राज्य जो है अपने अपने हिसाब से जो है प्रोत्साहन दे रहा है वहाँ की जलवायु के अनुसार। बिल्कुल हमारे हरियाणा राज्य में भी बाजरे की अच्छी काश्त करी जा है। राजस्थान में भी पड़ोसी राज्यों में करी जा है। इस तरह पंजाब के भी कुछ जिलों में जो है कराया जा है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी। वीरेंद्र भाई जी, हमने जिक्र करा बाजरे का जी। अब बात आवा है कि पौधों में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उनकी क्या भूमिका। आज तो आप पौष्टिकता पर पूरा जोर दे रहे हो। बिल्कुल। बाजरा भी आपने पौष्टिक आहार के रूप में लिया। ये जो अच्छा बाजरा खेता में जो पैदा हुआ है तो उसमें पोषक तत्व कौन से चाहिए? बाजरा ही नहीं हो तो हर फसल के लिए बात कर रहे हैं। तो फिर कौन कौन से हैं जरा देखो, वैसे तो वीरेंद्र भाई कई तरह के जो पोषक तत्व हैं जो पौधे की बढ़वार के लिए जरूरी। अच्छा, कितने कैसे? उनमें जो है बोरोन है, कॉपर है, लोहा है, मैग्नीज है, जिंक है, निकल है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना जी वो बहुत कम मात्रा में जो है जरूरत हो है, लेकिन जरूरत कई बार आपने देखा होगा कि जब क्योंकि गेहूं का समय आ रहा है तो गेहूं में जो पत्ते जो है उनके पीले पड़ जाए, जंग रोधी वो धब्बे है। कई तो नहीं सोचा भाई इसमें पानी की कम होगी या फिर न्यू हो गया इसमें यूरिया नहीं मारे, कट्टे पे कट्टा खंडाया जाए उसमें मार दिया। जब पता लग गया उसका जो कृषि वैज्ञानिकों के जरिए जांच कराई तो पता न्यू लगा कि इसमें तो जिंक की कमी है, इसमें तो लोहे की तत्व, इसमें तो मन बोरोन की कमी, कई तरह के जो सूक्ष्म तत्व। हाँ, अब मान ले जैसे हम जिक्र कर रहे हैं लोह तत्व की जो है वो उसमें क्या है कि ये इसमें एक अणुओं की संरचना जो है वो बनती रहे, और जो भाग जो है पौधा जिससे कि अपना भोजन बना हुआ है क्लोरोफिल, उसकी मदद में जो है ये अपना काम करना छोड़ दे। अच्छा,
तो लोह एंजाइम जो है वो एक घटक है, और इसलिए जो है पौधों में न्यारे न्यारे जो है वो अपना क्रिया ही करके और वो जो है पौधे को जो है वो स्वस्थ बना दे। या तो बात अनिल भाई आपने सही बता दी, पर न्यू तो बताओ इस कमी के न पछाने किस तरह भाई, इसमें तो लक्षण भी कुछ होंगे। जैसे आपने जिक्र करा के भाई जो हम पहले जिक्र करा, लोह की कमी जो है वो क्लोरोफिल उत्पादन कम करे, यानी कि जैसे ही पौधे के अंदर भोजन नहीं बनेगा, पौधे के अंदर जब भोजन नहीं बनेगा तो उसमें जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। जब पत्ता ही स्वस्थ नहीं रहेगा, यानी कि उसका रंग पीला पड़ने जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और इसमें जो है उसकी बढ़वार, पौधे की जो बढ़वार जो है वो नहीं होती, और पूरा पत्ता सफ़ेद हो जाए, पीला हो जाए। और जब उसमें ये देखे ना कि पौधे की जो बढ़वार है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, कम हो रही है, मतलब उसमें बढ़वार जो है, जो बढ़वार होनी चाहिए थी वह नहीं होती। यानी कि हम अगर पड़ोस में खेत में किसी दूसरे की फसल है वो तो बढ़वार ले रही है, लेकिन हमारी जो फसल है उस हिसाब से बढ़वार नहीं ले रही, तो हमने ये सोच लेना चाहिए कि इसमें जो है लोह तत्व की तो इसका सुधार किस तरह करना, रोकथाम? भाई इसमें जो है हम जो भी लोह जिसमें वो है आप आयरन जिसने कहते हैं जी, वो जो है उसको जो है हमने जैसे आराकसीस है, अच्छा, उसका जो है ना 0.5% घोल बना के और पत्तियां के ऊपर जो है वो छिड़कना है। और जब पत्तियां के ऊपर छिड़को तो भाई एक बार जब छिड़काव हो जाए तो लगभग जो है 10 से 15 दिन का बिचाड़ा देगा। अच्छा, या तो आपने कर ली लोहे की बात, कई बार न्यू कहते हैं तांबे की और कॉपर की भी कमी पा जा, तो कॉपर क्लोरोफिल जैसे कि ये भी एक पौधे की बढ़वार में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तत्व है। और इसमें जो है ये दोनों मिलकर, कॉपर और लोहा, ये दोनों मिलकर पौधे की बढ़वार जो है वो बढ़ावे। और जो पौधे की गांठ है ना वीरेंद्र भाई, उनमें जो है ये लोह तत्व जो है वो है, और कॉपर जो है वो उसमें एक घटक है। अच्छा, तो ये दोनों इसका सुधार किस तरह करें? इसमें जो है हमने सुधार ये करना है कि एक तो मिट्टी और पत्ते दोनों पे ये जो है अपना पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। खड़ी फसल में कॉपर सल्फेट 0.2% से लेकर 0.5% का घोल बनाकर पत्ते के ऊपर जो है छिड़काव करना, ठीक, ताकि उसमें जो कॉपर की कमी है वो पूरी हो जाए। और फिर भी अगर लक्षण दिखाई दें तो एक बार फिर कर दो छिड़काव उसमें आ जाए। तो ठीक करे अनिल भाई, या तो आपने बड़ी बढ़िया जानकारी दी कि भी पौधों में पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जो है क्या महत्व है, किस तरह से कमी है, क्या लक्षण है, और उसका जो समय पे ध्यान करेंगे तो उससे फसल का अच्छे तरह से इनके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेंगे और बेहतर फसल ले सकेंगे। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई, अब घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि आज का समय जो है किसान वाणी का समय जो है समाप्त हो गया। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।